शाह, फिजिक्स लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के एमसीक्यूज के डिस्कशन करते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स ऑफ सॉलिड का चैप्टर 16 का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। उसमें कहा जा रहा है कि फर्ज करो एक सॉलिड है, अगर सॉलिड का शेयर मॉडुलस आप लेना चाहते हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा। शेयर मॉडुलस का फार्मूला क्या होगा, तो आपको बता दूं कि सॉलिड के 3 मॉडुलस होते हैं, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। तो सॉलिड के जो 3 मॉडुलस हैं, एक है यंग मॉडुलस, एक है बल्क मॉडुलस और एक है शेयर मॉडुलस। Young modulus denoted by Y, bulk modulus denoted by V and shear modulus denoted by G. Young modulus का फार्मूला है फोर्स डिवाइड बाय एरिया और L डिवाइड बाय डेल्टा L. It is the equation of young modulus. अगर इन्होंने पूछा होता young modulus का फार्मूला क्या है तो हम ये बताते। bulk modulus का फार्मूला है फोर्स बाय एरिया वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। अगर इन्होंने बल्क मॉडुलस का पूछा होता तो फिर हम ये बताते, लेकिन उन्होंने शेयर मॉडुलस का पूछा है और शेयर मॉडुलस का फार्मूला होता है F by A into theta. So the correct answer is F by A into theta. It is the equation for shear modulus. शेयर मॉडुलस वो होता है जो चेंज इन शेप से ताल्लुक रखे। शेयर मॉडुलस वो होता है जो चेंज इन शेप से ताल्लुक रखे। यंग मॉडुलस चेंज इन लेंथ से और बल्क मॉडुलस चेंज इन वॉल्यूम से ताल्लुक रखता है। और ये थीटा जो है इट रिप्रेजेंट्स द शेयर स्ट्रेन, ये शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर है आंसर या ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कहते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है कि वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर एक कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन जाता है। यानी ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है और इस वक्त ये कंडक्टर है। तो जब तक एक मटेरियल कंडक्टर होता है तो इस टेम्परेचर को आम टेम्परेचर कहते हैं, ये एक आम टेम्परेचर है। लेकिन हम इस टेम्परेचर को कम करने लगे, हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं, फिर हमें एक खास टेम्परेचर मिल जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिस पर वही मटेरियल अब कंडक्टर नहीं रहा, अब ये बन गया है सुपर कंडक्टर। तो इस खास टेम्परेचर का नाम क्या है? याद रखिए दैट टेम्परेचर जिस पर एक कंडक्टिंग मटेरियल सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट खास टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की डिस्कशन होगी। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 क्या है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में ऑप्शन ए में आयरन है, मेरे ख्याल में ऑप्शन बी में निकल है और ऑप्शन सी में कोबाल्ट है और ऑप्शन डी में बेरियम है। और आपसे कह रहे हैं कि इन चारों में वो बताओ जो फेरोमैग्नेटिक ना हो, जो फेरोमैग्नेटिक ना हो। फेरोमैग्नेटिक वो होता है जो बेस्ट रिस्पॉन्स देता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आयरन इज अ बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड और निकल और कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में आते हैं। जैसा कि आप कहते हो कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर, लेकिन एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, जिंक भी कंडक्टर है। इसी तरह आयरन इज अ बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, निकल एंड कोबाल्ट आर आल्सो फेरोमैग्नेटिक लिस्ट में शामिल हैं। सिर्फ बेरियम जो है ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है, ये नॉन फेरोमैग्नेटिक है। आप इसे फेरोमैग्नेटिक नहीं कह सकते। बाकी 3 हैं, इन 3 में से ये आयरन बेस्ट है, बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन डी। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 5। हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 1, डिस्कस किया क्वेश्चन 2, डिस्कस किया क्वेश्चन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने डिस्कस किया ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया। अभी डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। हमने इससे पहले डिस्कस किया क्वेश्चन 3, अब क्वेश्चन 4 डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये किसके बराबर होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसी भी सॉलिड के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। The ratio of stress and strain for all solids is always constant, which is called constant of elasticity या modulus of elasticity या elastic modulus. Hence the correct option is option C. इसमें कांस्टेंट होगा, इलास्टिक कांस्टेंट कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो चुका। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या कहा जा रहा है? कहते हैं कि एक वायर है, उसका लेंथ हमने डबल कर दिया है। फर्ज करो हमारे पास है एक वायर और इस वायर का इनिशियल लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ L है। फिर आपने इसके वायर के लेंथ को डबल कर दिया तो अब इसका जो फाइनल लेंथ है, जो फाइनल लेंथ है वो डबल हो गया 2L। आप बता दें कि इसका स्ट्रेन क्या होगा? What will be the value of strain? What will be the value of strain? So my dear students, strain is always equal to change in length by original length. Change in length is final length minus initial length divided by initial length. Original length means initial length. Change in length by initial length. So my dear students, final length है double of L, initial length है L और initial length है L. 2L minus L will be L by L and the answer is 1. लिहाजा इसका जो स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन 1 होगा एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 ऑन द बोर्ड, मॉडुलस, वो इलास्टिक मॉडुलस जो लेंथ में डिक्रीज का सबब बने, वो कौन सा मॉडुलस है? मैंने ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन ये है कि वो मॉडुलस, कौन सा मॉडुलस होता है जो कि डिक्रीज इन लेंथ से ताल्लुक रखे? किसी वायर, किसी रॉड, किसी सॉलिड के लेंथ में डिक्रीज से जो ताल्लुक रखे, वो कौन सा मॉडुलस है? तो मैंने कहा कि सॉलिड के 3 मॉडुलस होते हैं। एक है यंग मॉडुलस जो चेंज इन लेंथ से ताल्लुक रखे, एक है बल्क मॉडुलस जो चेंज इन वॉल्यूम से ताल्लुक रखे, एक है शेयर मॉडुलस जो कि चेंज इन शेप से ताल्लुक रखे। यहां पर हमारा आंसर होगा, चूंकि डिक्रीज इन लेंथ का मतलब है डेल्टा L और डेल्टा L से ताल्लुक रखने वाला मॉडुलस कहलाता है यंग मॉडुलस और यंग मॉडुलस मौजूद है ऑप्शन ए में। सो देयरफॉर ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, objective number 7 is the repeat telecast of objective number 5, same as objective number 5 and the answer statement each and everything is same. So correct answer वही होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी है या ए है, आई डोंट नो, आप ऑप्शन चेक करें, लेकिन करेक्ट आंसर होगा 1। ये 100% सेम है is that of objective number 5. नेक्स्ट मेरे पास ऑब्जेक्टिव है 8। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 और 5 सेम है, एक है, दोबारा आया है, तो 5 का सलूशन देखिए 7 वही है। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 कहते हैं कि एक वायर है, एक वायर है या रॉड है, एक वायर है या रॉड है, सॉलिड है, आप सॉलिड कहें, कोई टेंशन नहीं है। एक वायर है, एक रॉड है या एक सॉलिड है। हमने उसके साथ क्या किया? हमने उसका लेंथ डबल कर दिया, ओके, हमने उसका रेडियस भी डबल कर दिया। तो आप बताएं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, या इस पे क्या फर्क पड़ेगा या क्या रहेगा? तो याद रखिए, मॉडुलस जो होता है इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड, कांस्टेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड। जब तक सॉलिड का नेचर ना बदल दो तब तक मॉडुलस नहीं बदलता।
चाहे उसका इनिशियल लेंथ जितना भी हो, फाइनल लेंथ जितना भी हो, चेंज इन लेंथ जितना भी हो, वॉल्यूम जितना भी हो। सो द इलास्टिक मॉडुलाई only depend upon nature of solid, nature of material। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू और इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो दैट्स व्हाई लेंथ डबल था या है, रेडियस डबल हुआ या हाफ हुआ, इस पे डिपेंड नहीं करता। जब तक सॉलिड का नेचर सेम रहेगा, जब तक सॉलिड का नेचर सेम रहेगा, तब तक इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन सी सही होगा, कांस्टेंट वैल्यू बेहतर है, बिकॉज इट ओनली चेंजेस विद चेंजिंग नेचर ऑफ सॉलिड। उसके साइज या शेप में चेंज लाने से इलास्टिक मॉडुलाई चेंज नहीं होते। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक हमने 7 और 8 का सॉल्यूशन किया। कहते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, कौन से टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो बस ये तो याद रखने की बात है भाई, इंफॉर्मेशन इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं कि मैं समझा दूं, आपको याद रखना पड़ेगा वो टेम्परेचर जिस पे फेरो मैग्नेटिक सॉलिड इज कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक। जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड Curie temperature। The correct option is option C। Solving the last question of exercise chapter number 16 physics of solid, last objective question ये है कि फर्ज करो ये एक वायर है, इसका ओरिजिनल लेंथ L है। अगर आप इस पर स्ट्रेस अप्लाई करो तो टूटने तक आप इसमें 2 मिलीमीटर का चेंज ला सकते हो। ये जो चेंज है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मिलीमीटर आता है। क्वेश्चन ये है कि वायर का लेंथ L है, आप उसमें चेंज इन लेंथ लाते हो 2 मिलीमीटर, वो ला सकता है, 2 मिलीमीटर तक चेंज आ सकता है। ठीक, अब क्या है, अगर हम इस वायर को दरमियान से काटते हैं और अब इसका जो लेंथ है वो L नहीं बल्कि क्या हुआ, L/2, लेंथ L/2 बन गया। तो अब अगर हम इस पर स्ट्रेस लगाएंगे तो अब इसका जो इलॉन्गेशन होगा वो इलॉन्गेशन कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन की वैल्यू क्या होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा, और अगर इनिशियल लेंथ आप आधा कर रहे हो तो चेंज भी आधा हो जाएगा। यानी 10 मीटर में 2 मीटर का चेंज आता है तो 5 मीटर में 1 मीटर का चेंज आएगा, और 20 मीटर में 4 मीटर का चेंज आएगा। तो जितना इनिशियल लेंथ बढ़ाओगे उस हिसाब से चेंज इन लेंथ भी बढ़ेगा, और जितना इनिशियल लेंथ कम करोगे उस हिसाब से चेंज इन लेंथ भी कम होगा। तो अगर लेंथ L था तो इलॉन्गेशन 2 मिलीमीटर था, अब लेंथ हाफ हो गया, L/2 मीन हाफ, तो इलॉन्गेशन भी हाफ हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन मीन कि अगर लेंथ इनिशियल आपने हाफ कर दिया तो चेंज इन लेंथ भी हाफ हो जाएगा, और हाफ मीन के पहले 2 मिलीमीटर था तो अब ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। गुड लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।